गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक काव्यखंड पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि राजेश जोशी का जीवन परिचय समझेंगे। उसके बाद इस पाठ का भावार्थ समझेंगे। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में चले गए और कुछ सालों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखे। कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन इन कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। इनका जो काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी जो कविताएं हैं वे गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। समाज की परेशानियों से, सामाजिक परिस्थितियों और स्थितियों का इनकी कविताओं में बखूबी वर्णन किया गया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन रहते हैं। बच्चों, इन्होंने जो प्रस्तुत कविता इसके बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को बखूबी व्यक्त किया है, चित्रित किया है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस कविता में कवि ने बच्चों की बचपन की जो स्थिति होनी चाहिए और नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं, उस पीड़ा को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। उन्होंने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। इस कविता में उन्होंने यह बताया है कि वे छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खाने पीने, खेलने कूदने, मौज मस्ती में बिताने की है, उस उम्र में वे बच्चे खेलने से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। और ऐसा क्यों है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है उन्होंने। बाल मजदूरी जो वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उस बुराई को दूर करने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता राजेश जोशी के द्वारा रचित है। कोहरे से ढकी
सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह इस एक पंक्ति को पढ़ने से ही हम समझ गए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे किस परिस्थिति में घर से निकले हैं, मजदूरी करने के लिए निकले हैं, काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी हुई है सड़क। अब आप सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या समय होगा, कितनी तेज ठंड होती है तब सड़कें कोहरे से ढक जाती है। हमें कुछ सुझाई नहीं देता है, सामने कुछ नज़र नहीं आता है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें पूरी सड़क नज़र नहीं आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी हमारे सामने सामने की सड़क साफ होती जाती है। तो इस पंक्ति में बताया गया है कि कोहरे से ढकी हुई है सड़क, अर्थात इतनी तेज ठंड है, कड़ाके की सर्दी है, और उस सर्दी में भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और समय कौन सा है? सुबह सुबह का। इतनी सुबह हम और आप लोग बिस्तर से भी नहीं उठते हैं, ठंड के मारे सिकुड़कर गर्माहट में रज़ाई में दुबके हुए रहते हैं। और उस समय में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चों, इस कविता में कवि ने उन बच्चों की मार्मिक स्थिति को बताया है कि ऐसा क्या कारण है जो ये छोटे छोटे बच्चे इतनी सुबह इतनी तेज ठंड में काम पर जा रहे हैं। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है, और हम ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी हम सिर्फ उसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। क्या ये सही है कि सिर्फ उसे विवरण की तरह लिखे जाना? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बाल मजदूरी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र है, और उसमें उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। और वे परिस्थितियां तो देखिए, वातावरण तो देखिए, कैसा वातावरण है, उसमें उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, और उसको भी हम विवरण की तरह लिख रहे हैं। कितना भयानक है यह कि हम उसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। सिर्फ हमारा मन जगजोर नहीं रहा है इस बात को, उस बाल मजदूरी की व्यथा को देखकर, सुनकर और पढ़कर हम व्यथित नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। ये एक सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे समाज पर। हमारे समाज में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी के लिए जिन्हें निकलना पड़ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसे हम सिर्फ लिख कर छोड़ दें, ऐसी व्यथा नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है। ये बाल व्यथा, बाल मजदूरी हमारे समाज की बहुत बड़ी व्यथा है। इसे हम सिर्फ लिख कर छोड़ दें, गलत है ये। हमें इस पर इसका उत्तर ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए, और वे बच्चे क्यों जा रहे हैं बाल मजदूरी पर, ये जानने की आवश्यकता है। सिर्फ इस पर हम दुखी हो जाएं, इतना ही काफ़ी नहीं है। सिर्फ लिख कर छोड़ दें, इतना ही काफ़ी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। आगे देखिए बच्चों, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने?
क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? इन पंक्तियों में देखिए कितना दर्द छिपा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की गेंद से खेलने की उम्र है। अंतरिक्ष में जाने वाली चीजें वापस नहीं आती है, तो क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या इन बच्चों के लिए खेलने के लिए गेंद भी नहीं बची है इस दुनिया में? और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की किताबें बहुत रंग बिरंगी होती है। उन्हें लुभावने रंग बिरंगे रंगों से सजाकर बनाया जाता है ताकि छोटे छोटे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़े। उनकी रुचि जागृत करने के लिए छोटे बच्चों की किताबों को रंग बिरंगी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कवि उस वेदना को जागृत कर रहे हैं कि क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है। बच्चों, दीमक एक प्रकार का ऐसा कीड़ा होता है जिसे कपड़ों में या कागज़ में छोड़ दें तो वह उन्हें बिल्कुल साफ कर देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि क्या इन बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इन बच्चों के लिए किताबें भी नहीं बची है क्या? क्या सारी किताबें दीमक ने खा ली है? दीमकों ने ख़त्म कर दी है क्या सारी किताबें? मतलब आप सोचिए कितना बड़ा दर्द है इन पंक्तियों में कि इन बच्चों की पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है और ये काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचनीय बिंदु है, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। और जो खिलौने खेलने की उम्र है, क्या सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए? अर्थात पहाड़ के नीचे जब कोई चीज़ें दब जाती है तो फिर उनका साबुत निकलना मुश्किल होता है, वो सुरक्षित नहीं रहती है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि क्या इनके खेलने के लिए खिलौने भी नहीं बचे हैं? सारे खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? और हम सभी के लिए ये स्कूल खुले हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों का अधिक से अधिक विद्यालय बनाए गए हैं, इनका निर्माण किया गया है। लेकिन क्या सारे मदरसे किसी भूकंप में ढह गए हैं? उनकी इमारतें ढह गई है सारी? भूकंप में क्या सारे विद्यालय नष्ट हो गए हैं? इन बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं है ऐसा कि ये काम पर जाने के बावजूद भी पढ़ाई कर सकें? अर्थात इन पंक्तियों में कवि उन बच्चों के दर्द को उजागर कर रहे हैं कि जो बच्चे खेलने कूदने की उम्र के हैं, उस आयु में जी रहे हैं कि उन्हें खेलना कूदना है, खिलौनों से खेलने की उम्र है उनकी, रंग बिरंगी किताबें पढ़ने की उम्र है उनकी, विद्यालय जाने की उम्र है, और वे ये सब कुछ नहीं करके वे काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है, इस पर हमें विचार करना ही होगा। समाज का उत्थान करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों को यदि हम देखते हैं और इस प्रकार के लोग हमें नज़र आते हैं तो ये हम सभी के लिए सोचनीय और शर्मनाक बिंदु है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या इन बच्चों के लिए किसी मैदान में भी जगह नहीं है? खेल के मैदान भी नष्ट हो गए हैं, बाग बगीचे भी नष्ट हो गए हैं, इनके घर का आंगन भी इनके खेलने के लिए नहीं बचा है क्या? बच्चे कैसे खेलेंगे? इनकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी। हो सकता है ये बच्चे अनाथ हो, इनके माता पिता नहीं हो सकता है माता पिता हो लेकिन वे सक्षम नहीं हो कि वे इन्हें स्कूल भेजें, खेलने कूदने दें। परिवार का पालन पोषण नहीं सही ढंग से हो रहा हो, शायद यह कारण भी हो सकता है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को मिलकर काम करना पड़ रहा हो, मजदूरी करनी पड़ रही हो, और उसी के तहत इन बच्चों की भी सारी ख्वाहिशों को दफन करके इन्हें काम पर जाना पड़ रहा हो। शायद ऐसा भी हो सकता है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल
हस्ब मामूल का मतलब यथावत, जो जैसी है वैसी ही, अर्थात इतनी सारी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, बच्चों की इतनी मार्मिक दशा को हम देख रहे हैं, उसके बाद भी क्या बचा है इस दुनिया में? क्या मनुष्य का हृदय मर गया है? क्या उसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? क्या मनुष्य के अंदर की मानवीयता खत्म हो गई है? मनुष्य के अंदर जो दर्द, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की परेशानी को समझने वाला जो दर्द था, वह गायब हो गया है? क्या ये दुनिया से जो मानवीयता है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है? कितना भयानक है यह! भयानक इससे भी ज़्यादा क्या है कि हम ऐसी बातें, ऐसी खबरें अखबार में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं, उसके बाद भी हम वैसे के वैसे ही हैं। हमारे मन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहे अगर हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, हम किसी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कोई महत्व ही नहीं रहा है इस दुनिया का। ये दुनिया खत्म होने के समान ही है। इस दुनिया में जब मानवीयता नहीं बची है, मानवता नहीं बची है, मनुष्य के अंदर मानवीय गुण खत्म हो चुका है, तो फिर हम क्या मानें? कितनी भयानक स्थिति है यह कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होना, यही दर्शाता है कि ये दुनिया तो खत्म हो चुकी है, इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस दुनिया में हम देख रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, फिर भी प्रतिदिन यह समस्या चली आ रही है। बाल मजदूरी की जो समस्या है, ये समाप्त नहीं हुई है। इसे हम आज भी देख रहे हैं। सुबह सुबह शहर की और गांवों की सड़कों पर ऐसे बाल मजदूरों को हम घर से निकलकर जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं है, परिस्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो कवि हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमने अपनी मानवता ही खो दी है। हमारे मानवीय गुण कहाँ चले गए हैं? जहाँ प्राचीन समय में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुखी देखकर, चाहे वह पड़ोसी हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, उसे देखकर वह भी दुखी हो जाता था, उनके दुखों में शामिल हो जाता था। कहाँ गई वह मानवीयता? कहाँ गई वह मानवता? वे मानवीय गुण कहाँ गए? संवेदनशीलता कहाँ गई वह? हम किसी के दुख को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ गया वह सब कुछ? कवि हमारा ध्यान उसी बाल मजदूरी की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना चाहते हैं कि जब हम अपने आसपास ऐसी मजबूरियां देख रहे हैं लोगों की, छोटे छोटे बच्चों को, मजबूर बच्चों को देख रहे हैं मजदूरी पर जाते हुए, तो हमें इस ओर सोचना होगा, हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। और ये एक अकेले के वश की बात नहीं है, इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करने होंगे। यदि हम सक्षम हैं, साक्षर हैं, तो हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी ही होगी। कवि का पूरा जोर हमारी संवेदनाओं को इस बाल मजदूरी की ओर आकर्षित करने का है। तो बच्चों, हम भी यदि अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते हैं तो प्लीज़ हमें भी इन बच्चों की मदद करनी है, बाल मजदूरी पर हमें रोक लगानी है। देखिए, कोई ना कोई मजबूरी तो इन बच्चों की होगी, तभी ये मजदूरी कर रहे हैं। तो हम उन कारणों को ढूंढें और मिलकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। आप भी यदि अपने आसपास ऐसी परिस्थितियां देखते हैं तो प्लीज़ आपसे जितना हो सकता है उतनी मदद कीजिए, इन बच्चों को साक्षर करने में सहयोग प्रदान कीजिए
और कोशिश कीजिए कि सबका, आसपास वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्र मंडली का, सबका ध्यान ऐसी समस्याओं की ओर आकर्षित करें। ऐसी समस्याएं उन लोगों के दिमाग में भी डालें। तो आप सभी इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और अपने शब्दों में भावार्थ लिखेंगे।